नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग गणित के अंतर्गत सम और विषम संख्याओं की बात करेंगे। उसके साथ ही साथ भाज्य और अभाज्य तथा क्रमागत संख्या, इन तीन खंडों में हम लोग बात करेंगे। तो आज से पूर्व की क्लास में हम लोगों ने तीन प्रकार की संख्याओं का अध्ययन किया। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत 1, 2, 3, 4, 5 से होते होते अनंत तक जाने वाली संख्याओं के समूह को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वहीं पूर्ण संख्याओं को अगर हम जाने तो जो प्राकृतिक संख्याओं का समूह है, इसी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को भी हम सम्मिलित कर लेते हैं तो प्राप्त संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या कहलाती है। इसके अंतर्गत 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह ये अनंत तक संख्याओं का समूह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। वहीं जब हम पूर्णांक की बात करते हैं, पूर्णांक में तीन प्रकार की संख्याएं हमको मिलती हैं। एक ऋण पूर्णांक मिलता है, एक शून्य और एक धन पूर्णांक। या यूं कह लें, इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि शून्य और धन पूर्णांक को ही प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उन्हें धन पूर्णांक भी कहते हैं। तो इस तरह हम ये कह दें कि ऋण पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं का जो समूह है वह पूर्णांक के अंतर्गत आता है। इसमें ऋण अनंत से चलकर ये ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3 और ये अनंत तक, ये जो संख्याओं का समूह है ये पूर्णांक के अंतर्गत आता है। अब आज के खंड में हम लोग बात करेंगे सम संख्या। सबसे पहले इवन नंबर्स की हम बात करते हैं। तो सम संख्या वे संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वे सम संख्याएं होती हैं। तो इसमें सम संख्याओं की जब हम बात करते हैं तो सम संख्याओं में आपका 2, 4, 6, 8 इस तरह से ये अनंत तक आपकी सम संख्याओं का समूह जाता है। सम संख्याएं दो प्रकार की, सम संख्याओं में दो प्रकार की संख्याएं मिलती हैं। वह जो दो प्रकार की संख्याएं हैं उनमें पहला सम धन संख्याओं की बात करते हैं, यानी पॉजिटिव इवन नंबर्स की बात करते हैं, और दूसरा ऋण सम संख्याएं, निगेटिव इवन नंबर्स की हम बात करते हैं। तो धन सम संख्याओं में जो सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह की जो सम संख्याएं धनात्मक होती हैं वह हमारी धन सम संख्या पॉजिटिव इवन नंबर्स में जाती हैं। वही ऋण चिन्ह के साथ जब आती हैं, ऋण 2, ऋण 4, ऋण 6 इस तरह ये जो संख्याओं का समूह मिलता है वह ऋण सम संख्याएं होती हैं। इसके बाद यहां सम संख्या में एक चीज और ध्यान देना है। सम संख्याओं में जब हम सम संख्याओं की बात करते हैं, हम बात करते हैं सम संख्याएं, एक चीज यहां पर विशेष ध्यान देने की है कि सम संख्याएं पूर्ववर्ती से दो अधिक तथा अनुवर्ती से दो कम होती हैं। सम संख्याएं जो संख्या है वह अपनी पूर्ववर्ती से दो अधिक होती है और अनुवर्ती संख्या उस संख्या की जो अनुवर्ती सम संख्या होती है उससे दो कम होती है। जैसे अगर हम संख्याओं को ले, संख्याएं हैं 2, 4, 6,
8, 10 इस तरह संख्याएं चलेंगी। अब यहां हम बात करते हैं किसकी, मान लीजिए हमने संख्या 6 की बात की, तो 6 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी है, 4। तो यह संख्या 4 से 2 अधिक है। जो अभी कहा कि सम संख्या, कोई भी सम संख्या है तो वह अपनी पूर्ववर्ती से 2 अधिक, और अनुवर्ती 6 की अनुवर्ती संख्या कौन सी है, 6 की अनुवर्ती संख्या 8 है, और यह 8 6 से 2 कम है। भाई 8 है और जिस सम संख्या की अनुवर्ती 6 की अनुवर्ती 8 है, तो अब 6 जो है वो 8 से 2 कम है। वही चीज यहां बताया, पूर्ववर्ती यानी अपनी पूर्ववर्ती संख्या से 2 अधिक और अपनी अनुवर्ती संख्या से 2 कम होती है। अब हम अगले खंड पर चलते हैं। हम बात करते हैं विषम संख्याओं की, ऑड नंबर्स की। तो ऑड नंबर्स या विषम संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। विषम संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब विषम संख्याओं की जब हम बात करते हैं तो विषम संख्याएं, जैसे 1 है, यह 2 से नहीं कटेगा भाई, 1 में 2 से भाग देंगे तो यह पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, पूर्णतः नहीं विभाजित होगा। 2 में 2 से भाग देंगे तो यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 1 तो ये तो हो गई कौन, ये हो गई सम संख्या। वहीं अगर हम 3 में 2 से भाग देंगे तो यह पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो उसी तरह है विषम संख्याओं की जब हम बात करते हैं तो 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह जो संख्याओं का समूह बनता है वह विषम संख्याएं कहलाती है। विषम संख्याओं में भी 2 प्रकार, एक धन विषम संख्या पॉजिटिव ऑड नंबर्स, और दूसरा ऋण विषम संख्या निगेटिव ऑड नंबर्स। धन विषम संख्या की जब हम बात करते हैं तो इसमें धनात्मक चिन्ह के साथ 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह का जो संख्याओं का समूह होता है वह धन विषम संख्या। वही ऋण चिन्ह के साथ जब होता है तो ऋण 1, ऋण 3, ऋण 5, ऋण 7 इस तरह जो संख्याओं का समूह बनता है वह ऋण विषम संख्या। सम या विषम संख्या की जब हम बात करते हैं इन दोनों के किन्हीं 2 क्रमागत संख्याओं के मध्य अंतर 2 का होता है। यहां ये चीज कि वह संख्या सम हो या विषम हो। भाई ये तो विषम संख्या है, विषम संख्या में हम देख रहे हैं इनके बीच 2 का अंतर, इनके बीच 2 का अंतर, इनके बीच 2। उसी तरह जब हम सम संख्या लिखते हैं तो 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह। तो इसमें भी आप देखिए कि इनके बीच में जो क्रमागत 2 क्रम से आने, 2 के बाद 4 है 2 का अंतर, 4 के बाद 6 है 2 का अंतर, 6 के बाद 8 है 2 का अंतर। वही यहां कह रहे हैं कि सम या विषम हो, इनमें इनमें सबसे बड़ी चीज ये है कि अपने पूर्ववर्ती और अनुवर्ती से 2 का अंतर होता है। यानी अपने चाहे वो पूर्ववर्ती हो या अनुवर्ती हो, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती इन दोनों से 2 का अंतर होता है, 2 का अंतर इनमें होता है। अब हम बात करते हैं आगे, भाई सम और विषम हमने जाना। अब अगला खंड वह है भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं या वे धन संख्याएं हैं जो 1 से तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। 1 से, स्वयं से और किसी अन्य संख्या से पूर्णतः जो विभाजित हो जाएं उन्हीं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो अब यहां जब हम भाज्य संख्याओं की परिभाषा को देखा
कि वे धन संख्याएं जो एक से यानी एक संख्या हुई, स्वयं दूसरी संख्या, इन दोनों के अलावा किसी अन्य संख्या यानी कोई एक तीसरी संख्या भी होगी जिससे विभाजित होगी, तब उन्हें हम क्या कहेंगे, उस संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहां इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भाज्य संख्याओं के लिए आवश्यक है, भाज्य संख्याओं के लिए आवश्यक है कि क्या आवश्यक है कि वे कम से कम तीन संख्याओं से अवश्य विभाजित हो, कि वे कम से कम तीन संख्याओं, कम से कम तीन संख्याओं से अवश्य विभाजित हो। यानी ये शर्त है, भाज्य संख्या, अगर कोई संख्या भाज्य संख्या है तो उसके लिए ये शर्त है कि वह कम से कम तीन संख्याओं से, कम से कम तीन संख्याओं, और वो तीन संख्याएं कौन सी हैं, वह तीन संख्याएं, एक तो आपकी वह संख्या है एक से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो, और किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो, तब वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। अब हम बात करते हैं संख्याओं की, कम से कम तीन। अब हम संख्या को लेके चलते हैं, सामान्य संख्याओं को, जैसे संख्या के क्रम में हम लेके चलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हमने संख्या लिया। अब यहां पर देखिए, एक तो यह तो केवल स्वयं से विभाजित है, यह तो ये इसकी अपनी एक विशेष प्रकृति है कि यह तो न भाज्य है ना अभाज्य है, भी इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। दो, यह दो संख्याओं से विभाजित होगी, किससे, एक से विभाजित होगी और स्वयं से विभाजित होगी। तो अभाज्य संख्या में शर्त यह है कि जो एक से और स्वयं से विभाजित हो, ये तो कौन सी संख्या हो गई, ये अभाज्य संख्या हो गई। ये संख्या कौन सी हो गई, ये संख्या अभाज्य संख्या हो गई। तीन को आप देखेंगे तो तीन भी क्या है, तीन भी दो से विभाजित होगी, दो संख्याओं से, एक से और स्वयं से। वहीं अब हम चार को देखें तो चार जो है वो तीन संख्याओं से विभाजित हो रही है, एक से भी, दो से भी और स्वयं चार से भी। तो अब यह है, चूंकि एक, दो और स्वयं तीन संख्याओं से विभाजित हुई, तो यह क्या है, यह हमारी भाज्य संख्या हुई। उसी तरह पांच है तो पांच स्वयं से और एक, इन दो से ही विभाजित होगी। छह है तो छह तीन से विभाजित होगी, एक से, दो से, तीन से और स्वयं से। और शर्त यह है कि कम से कम तीन, यहां तो ये चार संख्याओं से विभाजित हो रही है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। उसी तरह सात की बात करें तो यह एक से और स्वयं से विभाजित हो रही है। तो अब यहां पर भाज्य संख्याओं के लिए हम ये कहें कि भाज्य संख्याओं में एक चीज और, कि भाज्य संख्याओं को ही, जो भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याओं को, भाज्य संख्याओं को यौगिक संख्याएं भी कहते हैं। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लेता है, भाज्य संख्याओं को यौगिक संख्याएं भी कहते हैं, यौगिक संख्याएं भी कहते हैं। इतना ही नहीं, भाज्य संख्याओं को एक नाम से और भी जानते हैं, इन्हें संयुक्त संख्याएं भी कहते हैं। यानी भाज्य संख्याओं को, इन्हें संयुक्त संख्याएं भी कहते हैं, इन्हें संयुक्त संख्याएं भी कहते हैं। यहां दो चीजें मिली,
एक तो भाज्य संख्याओं को यौगिक संख्याएं कहते हैं और भाज्य संख्याओं को संयुक्त संख्याएं भी कहते हैं। अब अगले खंड पर आते हैं, भाज्य के बाद आता है अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स की बात। तो वे धन संख्याएं जो स्वयं वे धन संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी से पूर्णतः विभाजित न हो। अन्य किसी से पूर्णतः विभाजित ना हो। जैसे अभी हमने संख्या पर, विभिन्न संख्याओं पर हमने देखा, ये देखिए यहां 2 एक से और स्वयं से है, ये अभाज्य है। 5 एक और स्वयं से है, अभाज्य है। 7 एक से और स्वयं से है, अभाज्य है। तो इस तरह हम अभाज्य संख्याओं की जब बात करते हैं तो अभाज्य संख्याओं में हम एक शर्त ये आई, कोई भी संख्या अभाज्य संख्या कब होगी, तो उसके लिए ये कहा गया कि दो संख्याएं एक से विभाजित हो। किससे? एक से विभाजित हो और स्वयं से। इनके अतिरिक्त और किसी से विभाजित ना हो। एक और स्वयं के अतिरिक्त और किसी से विभाजित ना हो, अन्य किसी से नहीं, अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो। यानी दो ही संख्याओं से ये जो संख्या विभाजित होती है वह संख्या क्या कहलाती है? वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। वह संख्या क्या कहलाएगी? वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। अब अभाज्य संख्या, यहां कुछ बिंदु हम लोग देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं अभाज्य संख्याओं के लिए यह आवश्यक है, जो परिभाषा अभी निकली कि अभाज्य संख्या, जैसे भाज्य संख्याओं के लिए आवश्यक था वैसे ही शर्त, वैसे ही अभाज्य संख्याओं के लिए आवश्यक है। अभाज्य संख्याओं के लिए आवश्यक है कि क्या आवश्यक है? कौन सी शर्त की बात कर रहा है? कि वे केवल दो संख्याओं से विभाजित हो, कि वे केवल दो संख्याओं से विभाजित हो। वे केवल दो संख्याओं से विभाजित हो, ये एक शर्त हो गई। अभाज्य संख्याओं के संबंध में दूसरा तथ्य जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, कि दो एक ऐसी अभाज्य संख्या है, दो एक ऐसी अभाज्य संख्या है, दो एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, जो सम है। ये इसकी एक शर्त। फिर एक शर्त, एक कंडीशन अभाज्य संख्याओं के लिए जिस पर प्रश्न बहुत बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करते हैं, तो दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। दो जो है वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। अब यहां बात करते हैं एक। अभी वहां चर्चा आई थी कि एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, तो एक केवल स्वयं से विभाजित होती है। संख्या एक जो है वह केवल स्वयं से विभाजित होती है, स्वयं से विभाजित होती है। इसलिए भाई यह अभाज्य के लिए शर्त यह है कि कम दो संख्याओं से विभाजित हो, भाज्य के लिए है कि कम से कम तीन संख्याओं से विभाजित हो। तो न तो भाज्य की शर्त को एक पूरा कर रहा है और न अभाज्य की शर्त को पूरा कर रहा है। इसीलिए
एक ना तो भाज्य संख्या है, इसीलिए एक ना तो भाज्य संख्या है, न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। न तो भाज्य संख्या और न अभाज्य संख्या। इसमें अक्सर गलती मिलती है, जैसे हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, विशेषकर जब हम लासा और मासा का सवाल हल करते हैं, लघुत्तम और महत्तम का, तो वहां जब हम गुणनखंड करते हैं तो एक को भी जोड़ देते हैं। जब आप अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो एक तो अभाज्य संख्या है नहीं, फिर हम एक को कहां से जोड़ेंगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है भाई। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी तो है, तो दो से हम शुरू करेंगे, दो से करेंगे, तीन से करेंगे, पांच से, सात से, इस तरह हम अभाज्य संख्याओं के क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब हम भाज्य और अभाज्य के बाद अगले खंड पर आते हैं और वह है क्रमागत संख्याएं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात हम करते हैं तो क्रमागत संख्याएं वे संख्याएं हैं जो एक दूसरे के बाद एक निर्धारित क्रम के अनुसार आती रहती है, यानी उनके बीच का क्रम, जो क्रम से संख्याओं को हम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हम संख्याएं लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये संख्याएं हम लिख रहे हैं और इसी तरह क्रम में बढ़ते जाएंगे। अब यहां पर आप देखिए कि प्रत्येक संख्या का मध्य अंतर, किन्हीं दो क्रमागत संख्या के मध्य जो क्रम से एक दूसरे के बाद, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, सबके बीच अंतर एक है। इसी तरह हम सम संख्याओं की बात करें कि 2 4 6 8 10 12, ये संख्याएं सम संख्याओं को हमने लिया। अब इनमें भी देखिए क्रमागत, यानी एक के बाद दूसरी, दो के बाद चार, इनके बीच अंतर दो, चार के बाद छह, इनके बीच अंतर दो, उसी तरह छह के बाद आठ, इनके बीच अंतर दो, आठ के बाद 10, इसी तरह ये दो दो का अंतर एक के बाद दूसरे, एक दूसरे के बाद एक निर्धारित क्रम के अनुसार आती रहती है। उसी निर्धारित क्रम यानी दो दो के अंतर पर ये आ रही है। उसी तरह विषम संख्याओं को लेंगे 1 3 5 7, तो इनके बीच भी अंतर दो दो, यानी एक निर्धारित संख्या में आ रही है। इस पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, दो के बजाय पांच का अंतर कर देते हैं, सात का कर देते हैं, 13 का कर देते हैं, फिर पूछते हैं कि बीच में रिक्त स्थान बताइए कौन सी संख्या, तो उसी क्रम के अनुसार वो चलेंगी, वो क्रमागत संख्याओं में ही आएंगी। अब क्रमागत संख्याओं की बात हम करते हैं तो क्रमागत संख्याओं में जब हम चलते हैं, क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याओं में हम सर्वप्रथम दो खंड इसके बात करते हैं। एक है क्रमागत धन पूर्णांक, पहला खंड क्रमागत धन पूर्णांक, और दूसरा है क्रमागत ऋण पूर्णांक, क्रमागत ऋण पूर्णांक। अब क्रमागत धन पूर्णांक की जब आप बात करते हैं तो क्रमागत धन पूर्णांक में 1 2 3 4 इस तरह ये संख्याओं का समूह आएगा। क्रमागत ऋण पूर्णांक की बात करेंगे तो ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 इस तरह संख्याओं का समूह इसमें आएगा। अब क्रमागत धन पूर्णांक जो है वह भी दो खंडों में, क्रमागत धन पूर्णांक भी दो खंडों में। कौन कौन से खंड हैं? पहला क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्या, पहला है क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्या, और दूसरा है क्रमागत
धन पूर्णांक विषम संख्या। तो क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्या की जब बात आएगी तो इसमें आ जाएगा आपका 2, 4, 6, 8 इस तरह के संख्याओं का। और क्रमागत विषम में 1, 3, 5, 7 इस तरह का संख्याओं का समूह आ जाएगा। अब क्रमागत ऋण पूर्णांक की बात करेंगे तो क्रमागत ऋण पूर्णांक में भी वही आपके दो खंड बनेंगे, क्रमागत ऋण पूर्णांक सम संख्या, क्रमागत ऋण पूर्णांक विषम संख्या। इसमें भी आपका क्या बनेगा, क्रमागत ऋण पूर्णांक सम संख्या, और दूसरा खंड होगा आपका क्रमागत ऋण पूर्णांक विषम संख्या। अब क्रमागत धन पूर्णांक सम में हो गया ये 2, 4, 6। उसी तरह इसमें ऋण पूर्णांक में हो जाएगा ऋण 2, ऋण 4, ऋण 6 इस तरह का संख्याएं। और इसमें आ जाएगी आपकी इस संख्या में कि ऋण 1, ऋण 3, ऋण 5 और इस तरह की संख्याओं का समूह जो आएगा वो इसमें आ जाएगा। तो ये हमारी क्रमागत संख्याएं हैं, उनका विभाजन है। एक प्रकार की और क्रमागत संख्या हमें मिलती है, वह है गुणज क्रमागत संख्या। वह कौन सी है, गुणज क्रमागत संख्या। गुणज क्रमागत संख्याएं, इसमें कौन सी संख्याएं आती हैं, इसमें किसी संख्या की गुणज संख्या। भाई कोई भी संख्या है तो किसी संख्या की गुणज संख्या, किसी संख्या की गुणज संख्या। और इसके उदाहरण में अगर हम ले, अगर ये कहें जैसे 3 ले लें तो 3 की गुणज संख्याएं आप ले लीजिए, 3 का टेबल या पहाड़ा, 3, 6, 9, 12 इस तरह की संख्याएं आपका। 4 का हम ले लेते हैं तो 4, 8, 12, 16 इस तरह की संख्याएं। तो ये हमारी क्रमागत संख्याएं। इस तरह दोस्तों आज के खंड में इतना ही, और अगले खंड में हम संख्याओं के प्रकार में अगले प्रकार पर चलेंगे, और वह हमारा क्रम होगा परिमेय संख्याओं का। और फिर परिमेय संख्या क्या है और परिमेय संख्या की विशिष्टताएं क्या हैं, हम उस खंड पर चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।